Hello students, how are you all? I hope you all are doing well, and I Prachi Chaudhary, Assistant Professor in SG College of Commerce, taking a lecture of Managerial Economics. And लास्ट लेक्चर में हमने प्रिंसिपल्स डिस्कस किए थे मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के, बट 3 प्रिंसिपल्स हमने डिस्कस किए थे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल, टाइम पर्सपेक्टिव, है ना। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल। ओके तो डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल क्या है? देखो, जैसा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में हमने पढ़ा था, अपॉर्चुनिटी से हम समझ रहे थे ऑल्टरनेटिव्स का इसमें प्रिंसिपल था। इंक्रीमेंटल में जो इंक्रीज हो रहा है ना, टाइम पर्सपेक्टिव यानी कि टाइम ड्यूरेशन जिसमें आ रहा है, ऐसी डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल है। डिस्काउंट है ना, इसमें वर्ड एक ऐड हुआ है। और बाकी अगर हम देखें तो इकोनॉमिक्स में हम लोगों को ये इकोनॉमिक्स जो है वो हम लोग को क्या सिखाता है? इकोनॉमिक्स हम लोग को ये सिखाता है कि मान लीजिए अगर 1 रुपी है ना, 1 रुपये की कीमत जो है, आज मेरे हाथ में जो 1 रुपया है मान लीजिए, उसकी कीमत ज़्यादा है किससे? 10 दिन बाद जो उसकी कीमत होगी। यानी कि अगर आसान शब्दों में मैं ऐसे कहूँ, और रुपी टुमारो इज़ वर्थलेस विद अ रुपी टुडे। अब ऐसा हम लोग क्यों बोलते हैं कि 1 रुपये की कीमत आज ज़्यादा है कल से, है ना, आने वाले कल में आज ज़्यादा है, तो उसको समझते हैं। क्योंकि अगर मेरे पास मान लीजिए आज रुपए कितने हैं, 100 रुपीज़ हैं मेरे पास, है ना, उसको मैं क्या करूं, उसको मैं कहीं भी खर्च कर सकती हूं, और कुछ भी नहीं करूं तो बैंक में अगर मैं उसको डाल दूं तो मेरे पास कुछ ना कुछ इंटरेस्ट के फॉर्म में आएगा ही आएगा, यानी कि उस पर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट ऐड होगा, है ना। तो कुछ टाइम ड्यूरेशन में मेरे पास कुछ ना कुछ आएगा ही, ठीक है। क्योंकि जो 100 रुपये मेरे को 10 दिन बाद मिलते, तो उसमें क्या होता कि इंटरेस्ट अर्न नहीं कर पाते हम, है ना। यानी कि आज मुझे वो 100 रुपीज़ मिले तो मैंने उसको यूज़ कर लिया, 10 दिन बाद मिलते तो क्या मैं उसको यूज़ कर पाती? नहीं। वो जो 10 दिन का मुझे बेनिफिट वहाँ मिल गया, मुझे बाद में नहीं मिल पाता, है ना। तो मतलब ये क्या है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लूज़ कर देते हम, है ना। यानी कि जो अपॉर्चुनिटी हमें आज मिली है वो हम लूज़ कर देते। तो डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल में जो ये है, डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल ये कहता है कि जो आपको आज अपॉर्चुनिटी मिली है आप उसको आज ही यूटिलाइज़ करो, है ना, कल का वेट नहीं करो। पहली चीज़ ये कि पहला पॉइंट इसमें ये हो गया कि इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब दूसरा अगर इसमें मैं देखूं तो दूसरा ये कि हम ऐसा क्यों कहते हैं कि अनसर्टेनिटी, फ्यूचर का कुछ पता नहीं है ना। अनसर्टेनिटी है, फ्यूचर का कुछ पता नहीं है कि कब क्या होगा, क्या पता मैं कल ना रहूं। ऐसा भी हो जाता है ना कि टाइम का क्या पता, मान लीजिए मुझे किसी से कल पेमेंट रिसीव करना है लेकिन कल मैं नहीं हूँ, और ऐसा भी हो सकता है क्या पता वही जो पेमेंट देने वाला है वही ना रहे। तो अनसर्टेनिटीज़ का, फ्यूचर का कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए। तो डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल ये कहता है कि जो आप आज कर रहे हैं, आज जो अपॉर्चुनिटी आपको मिली है आज उसको यूटिलाइज़ करो, है ना। नेक्स्ट आता है अब इसमें हमारा इक्यू मार्जिनल प्रिंसिपल। अब यहाँ पे वर्ड ऐड हुआ है इक्यू, है ना, और दूसरा वर्ड ऐड हुआ है मार्जिनल। तो इसमें हम सीखेंगे कि हाउ टू एलोकेट, कैसे एलोकेट करना है। ये प्रिंसिपल क्या बताता है? ये प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि मेरे को अपनी जितनी एलोकेशंस हैं वो इस तरीके से डिवाइड करनी है कि जो भी मैं लास्ट यूनिट दूँ वो मैं किसी भी एक्टिविटी में करवाऊँ मेरे को सेम रिटर्न मिले, है ना। यानी कि जो भी मैं लास्ट इनपुट दूँ, जो आउटपुट हो वो सेम हो, यानी कि रिटर्न जो मुझे उसमें मिले वो सेम मिले। अब इस चीज़ को एक बार समझने की और कोशिश करेंगे। सपोज़ करो कि मेरे पास 2 प्रोडक्ट हैं, है ना, 2 प्रोडक्ट हैं ए बी। प्रोडक्ट ए में इन्वेस्ट करने से मेरे पास ₹4 मिलते हैं, है ना, मुझे 4 रुपये मिलते हैं कुछ टाइम के लिए। एंड प्रोडक्ट बी में इन्वेस्ट करने से मेरे को ₹3 मिलते हैं। तो इक्यू मार्जिनल प्रिंसिपल क्या कहता है? कहता है कि मेरे को अपनी लेबर को इस तरह से एलोकेट करना है कि सिचुएशन ऐसी आ जाए कि जब भी मैं आगे कोई लेबर लगाऊं, चाहे ए प्रोडक्ट के लिए चाहे बी प्रोडक्ट के लिए, मेरे को रिटर्न्स इक्वल मिलें, ठीक है। यानी कि रिटर्न्स में क्या नहीं होनी चाहिए, चेंजेस नहीं होने चाहिए, जो रिटर्न है मुझको वो इक्वल मिलने चाहिए, क्योंकि इक्यू मार्जिनल प्रिंसिपल है। तो ये यही कहता है कि जो रिटर्न्स मिलेंगे वो इक्वल मिलने चाहिए। और इन सारी चीज़ों को स्टडी करके सारे को, उनकी प्रेडिक्शन कैसी है, क्या चीज़ें जाएंगी, उसके हिसाब से ये प्रिंसिपल काम करता है,
क्लियर है? तो ये था हमारा प्रिंसिपल्स, इकोनॉमिक टूल्स और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। इसी के साथ साथ हमारी ये यूनिट भी कंप्लीट होती है। अब हम नेक्स्ट यूनिट की तरफ चलते हैं, यूनिट सेकेंड। चलिए, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अपनी यूनिट सेकेंड यूनिट है हमारी डिमांड एंड द फर्म। ठीक है, इस यूनिट में हम पढ़ेंगे डिमांड के बारे में, डिमांड एनालिसिस, कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर एनालिसिस, है ना, कंज्यूमर डिमांड और द फर्म। ठीक है, अब सबसे पहली बात हमारे लिए आती है जब हम डिमांड पढ़ते हैं कि डिमांड है क्या, है ना। तो डिमांड को कई बार डिमांड को देखने के लिए, समझने के लिए कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाते हैं कि भाई डिमांड क्या है। कभी हमें लगता है हमारी डिज़ायर तो हमारी डिमांड नहीं है, हमारी वांट तो हमारी डिमांड नहीं है। तो इसको समझना है। अगर हमें किसी चीज़ की देख लिए, अगर सबसे पहले हमें देखना है कि अगर हमें किसी चीज़ की वांट है या डिज़ायर है तो हम ये नहीं बोल सकते कि ये डिमांड है ना। तो डिमांड है क्या? डिमांड को समझने से पहले ये आपको समझना पड़ेगा कि डिज़ायर क्या होती है ना, डिज़ायर क्या होती है और वांट क्या होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे डिज़ायर क्या है। ठीक है, हम देखेंगे डिज़ायर क्या है। तो डिज़ायर को जब समझेंगे तब आप देख पाएंगे कि एक्चुअल में वांट क्या होती है और डिमांड क्या होती है। तो डिज़ायर क्या है? व्हाट इज़ डिज़ायर? डिज़ायर का मतलब होता है कि कोई भी विश होना, है ना, यानी कि आपकी विश क्या है। अब मान लीजिए कोई बैगर है ना, बैगर की विश है कि मेरे पास भी एक बंगला हो, है ना, मेरे पास कार हो, मेरे पास रहने के लिए बहुत अच्छी सी जगह हो। तो वो उसकी डिज़ायर है, बट उसके पास मनी नहीं है उसके पास मनी नहीं है, लेकिन उसकी विश है, उसकी ये विश है। तो डिज़ायर क्या हुई? एक आपकी विश हुई, है ना। इसके बाद हम आते हैं वांट पर। वांट क्या है? यानी कि वांट वो है जब मान लीजिए आपने कोई विश की और आप उसको पूरा भी कर सकते हो। आपने सोचा कि मैं ये कार ले लूँ, है ना, ये कार अच्छी है, मैं इसको ले सकता हूँ, तो और आपने वो कार परचेज़ कर ली। ये आपकी वांट हुई, है ना, कि आपको कार की ज़रूरत है, आपने कार ले ली। ठीक है, लेकिन अगर आप कहें डिमांड क्या है, तो अब डिमांड की अगर आप बात करें तो डिमांड वो है कि आप पैसा खर्च करना कहाँ पसंद करेंगे, यानी कि जब आप दूसरे को पैसा देने के लिए तैयार हो। ठीक है, इकोनॉमिक्स में देखें तो जो ये शब्द है, ये वर्ड है डिमांड, ये इम्पॉर्टेंट वर्ड माना गया है। और ये जो डिमांड है, इसका जो मीनिंग इसमें बताया गया है, वो कोई भी जो प्रोडक्ट हो, है ना, उसकी अलग अलग क्वांटिटी से क्या होता है, जैसे कंज्यूमर है ना, एक बाज़ार में किसी भी दिए हुए समय में अलग अलग मूल्यों पर उसको क्या कर लेता है, क्रय कर लेता है, उसको परचेज कर लेता है। ठीक है, इसमें एक डेफिनेशन दी है प्रोफेसर बेनहम ने, और उन्होंने कहा है द डिमांड फॉर एनीथिंग at a given price is the amount of it which will be bought per unit of time at the price। ठीक है, ये डेफिनेशन दी है प्रोफेसर बेनहम ने। तो ये डिमांड है, और क्लियरली हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ये नया यूनिट सेकेंड हमारी स्टार्ट हो गई है, नया चैप्टर हमारा शुरू हो गया है। तो आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए वीडियोस देखते रहिए। लाइक एंड सब्सक्राइब करना, शेयर करना नहीं भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ, बी हैप्पी, बी हेल्दी।